यदुवंशी सेना कहने में तकलीफ हो रहा था आपको? सर, यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं सर, और यह संगठन हमारे आदरणीय माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी की संगठन है सर। करनी सेना का बड़ा नाम आपको याद था सर? यदुवंशी सेना का नाम क्यों भूल रहे थे सर? आरएसएस का नाम तो याद होगा आपको। ये चलते याद होगा सर क्योंकि वहां से आपका फंडिंग आता है। जब भी समाज को जरूरत पड़ता है सर, वहां पहुंच जाता हूं अपनी जान को हथेली पे लेकर के। सुरक्षा का घेरा आपके पास होता है। अकेले आप नहीं जाइएगा सर कहीं, चैलेंज कर रहा हूं सर, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आप एक डरपोक आदमी हैं सर। आप पॉलिटिकली सोचते हैं सर वोट लेने के लिए, और हमें इसे वोट फोट के पढ़ाई हमको नहीं आता सर। तो मतलब आप किसी को गोली मरवा रहे हैं वो संवैधानिक हो गया सर, और हम किसी को गाली दे दिए तो वो असंवैधानिक हो गया। आपकी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है सर? आपको मारना था गोली, आप खुद क्यों नहीं मार रहे थे सर? क्या आपके बाजुओं में ताकत नहीं रही? आपने क्या कहा कि जो व्यक्ति उसको गोली मारेगा, मोहना ठाकुर को उसको 2 लाख रुपया देंगे। गोली मारने वाला सर कोई संत तो नहीं ना होगा सर। जिस व्यक्ति से भी आप गोली मरवाते, आप क्या शिक्षा दे रहे थे? क्योंकि आप सर लोगों के पास जाते हैं वोट पाने के लिए सर। आप पॉलिटिकली अप्रोच लेकर के लोगों के पास जाते हैं सर, पॉलिटिकली थॉट के साथ जाते हैं सर। लेकिन हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं जाते सर। लेकिन मानसिक रूप की अगर मैं बात करूं सर, तो मानसिक रूप से सर ये सच्चाई है कि मैं आपसे बहुत आगे हूं सर। मानसिक रूप की अगर मैं बात करूं तो मानसिक रूप से आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते सर। आपका बचपन सर सोने के पलंग पे बीता है सर, और हमारा बचपन चना बेचते बेचते बीता है सर। मैं आपके कंपटीशन करने की इच्छा रखता ही नहीं हूं सर। किसी से मुझे कोई कंपटीशन नहीं, मेरी खुद की कंपटीशन। पर डे मैं खुद को मैं अपना कंपटीटर बनाता हूं, और अपना कंपटीटर बनाते हुए मैं सर आगे की ओर बढ़ता रहता हूं। साथियों, जब से आदरणीय पप्पू यादव जी का एक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आया है, जैसा आप सब जान रहे हैं, और आप सब के थ्रू ही हमें वो व्हाट्सएप मैसेज किया गया था। हम उनके उस स्टेटमेंट के बाद बहुत परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि अगर कोई दूसरा होता तो आप दूसरे से तो लड़ लेते हैं। यदि आपके खिलाफ साजिश आपके अपने करने लगे तो घर से आदमी कैसे लड़ेगा? घर वाले ही जब साजिश करने लगे, घर वाले का ही निगाह यदि आपके प्रति टेढ़ा हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? जाप सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से बिना सोचे समझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बातें कही, और जिस बात के बाद अगर हम अपनी भावनात्मक स्थिति कहें तो उस पप्पू यादव जी के उस बयान के बाद
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर किया क्या जाए, मैं क्या करूं, ये सोशल वर्क में छोड़ दूं, क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप कुछ उम्मीद रखते हैं, उम्मीद कि समाज का व्यक्ति है, अपने आप को बोलते हैं कि हम शोषितों वंचितों की आवाज हैं, और वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पप्पू यादव जी की इस बयान का असर मेरे पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, वो लोग भी आज फोन करके, जब से बयान दिए हैं तब से, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम विशेष कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां लड़ाई अपनों से हो गई। और जिस बारे में आदरणीय पप्पू यादव जी जो बोल रहे थे कि वो बहुत गाली देता है, वो गलत करता है, ये करता है, आखिर अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या मतलब है? आप एक जमींदार व्यक्ति ठहरे, हम एक फकीर व्यक्ति ठहरे, आप उम्र में हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपके पुत्र जैसे हैं। आप अपने लेवल पर लड़ाई कीजिए ना। हम जीवन में कभी आपका कंपटीटर मैं खुद को नहीं मानता हूं, और कंपटीशन मुझे किसी से है ही नहीं। हमको किसी से कंपटीशन नहीं करनी सर। संतोष रेणु यादव का कंपटीशन खुद संतोष रेणु यादव से होता है। मैं प्रतिदिन इस बात से खुद को कंपटीशन करता हूं कि आज मैंने किस हद तक समाज को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है, तो कल इससे कुछ ज्यादा देना है। हमारी कंपटीशन का तरीका मेरी खुद से होती है। आप बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। मैं आपको सिर्फ एक गार्जियन के तौर पे मैं मानता हूं, बाकी आप पॉलिटिकली क्या है, कैसे लीडर हैं, कैसे क्या है, वो पूरी जनता जानती है। और जनता उसका जवाब जब आप चुनाव लड़ते हैं उस वक्त दे देती है। जिस वक्त आप चुनाव लड़ते हैं ना सर, तो चुनाव रिजल्ट का जब घोषणा होता है ना, तो उस वक्त जनता जवाब दे देती है कि आप कैसे लीडर हैं। उससे बढ़ करके कुछ नहीं होता सर। उससे बढ़ करके रिजल्ट क्या मिल सकता है? एक वैसा व्यक्ति जो सांसद रहा हो, जो विधायक रहा हो, और वो व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हो और उनका अगर जमानत जब्त हो जा रहा हो, तो ये आपकी लीडरशिप का ये नतीजा है। यही आपकी लीडरशिप है पप्पू सर। आप बिना वजह, आप, हम समझ सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन मामलों में आपसे पहले मैं समाज के पास पहुंचा था, आपसे पहले मैं पीड़ित परिवार तक पहुंचा था।
और बहुत जगह जहां पे आप जाते हैं वहां पे आपको सुनने में ये आता है वहां के लोगों से कि हाँ संतोष रेणु तो यहाँ पे आए थे, आकर के चले गए। और इसी बात से आपको खुन्नस है कि कैसे समाज में संतोष रेणु यादव का नाम लोग जानने लगे हैं, लोग प्यार से लेने लगे हैं। आखिर संतोष रेणु यादव को लोग प्यार क्यों करने लगे हैं? आपको इसी बात से दिक्कत है, हम समझ सकते हैं सर। तो सर हम हमेशा आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं सर, और हमेशा कहते रहेंगे, आप मेरे गार्जियन हैं सर, आप पिता तुल्य हैं। मेरी कोई कंपटीशन आपसे नहीं है सर। मैं आपके कंपटीशन करने की इच्छा रखता ही नहीं हूं सर, किसी से मुझे कोई कंपटीशन नहीं। मेरी खुद की कंपटीशन, पर डे मैं खुद को मैं अपना कंपटीटर बनाता हूं, और अपना कंपटीटर बनाते हुए मैं सर आगे की ओर बढ़ता रहता हूं। किस बात की कंपटीशन सर? हमारा आपका कोई मेल नहीं है सर। आप एक धनवान जमींदार घराने के पुत्र हैं, हम एक मजदूर घराने के पुत्र हैं सर। आपका बचपन सर सोने के पलंग पे बीता है सर, और हमारा बचपन चना बेचते बेचते बीता है सर। आप बचपन में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी पढ़ाई किए होंगे सर, क्योंकि आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। लेकिन हमारी पढ़ाई हमारे गांव के इर्द गिर्द ही सीमित रहा सर। आप बचपन से सर ब्रांडेड कपड़ों में आप दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारे तन पे फटे कपड़े भी मिल जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं था सर। हमारा आपका कोई मेल ही नहीं है सर। लेकिन हाँ, एक मामले में सर जहां शायद मुझे लगता है कि आप हमारे उस पोर्शन को देखे और इसीलिए आप ईर्ष्या में हैं सर। एक मामला, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं सर। आप फिजिकली तौर पे हमसे मजबूत हैं सर। फिजिकली मतलब कहने का मतलब ताकत तो हमसे ज्यादा है ही है सर। आपको आप एक आध थाप मार दीजिएगा हमको तो उठ के हमको पानी नहीं पीने में बनेगा सर। लेकिन मानसिक रूप की अगर मैं बात करूं सर, तो मानसिक रूप से सर ये सच्चाई है कि मैं आपसे बहुत आगे हूं सर। मानसिक रूप की अगर मैं बात करूं तो मानसिक रूप से आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते सर। क्योंकि आप सर लोगों के पास जाते हैं वोट पाने के लिए सर। आप पॉलिटिकली अप्रोच लेकर के लोगों के पास जाते हैं सर, पॉलिटिकली थॉट के साथ जाते हैं सर। लेकिन हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं जाते सर। पता नहीं इसके बावजूद आप हमारे ऊपर टेढ़ा निगाह क्यों किए हुए हैं, यह हमको समझ में नहीं आता। आप अपना काम कीजिए ना सर। आप ही को तो देख करके हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। आज ना आप बहुत अपने आप को कहने लगे कि बहुत मृदुभाषी आप हो गए सर। आज के 20 साल पहले आप क्या थे ये छिपा हुआ नहीं ना है सर। आप भी लोगों से कैसे बातें करते थे ये छिपा हुआ तो नहीं है सर। छिपा हुआ नहीं है। आप हमको गालीबाज कहते हैं ना सर। लोग आज के 20 साल पहले आपको गोलीबाज कहते थे। अब गालीबाज और गोलीबाज की बात करें
तो दोनों में से कौन ज्यादा खराब शब्द है? एक गाली देना, एक गोली मारना, ये दोनों में कौन ज्यादा संगीन अपराध है? ये तो आप भी समझ सकते हैं और पूरी जनमानस समझ सकते हैं। और ये तो बहुत 20 साल जो आपकी जो गोली मारने वाली जो भावना है सर, ये 20 साल की भी नहीं है। ये तो बहुत इधर कटिहार का मामला। कटिहार आप भी गए थे सर, कटिहार मैं भी गया था। आप जब कटिहार गए थे सर, तो कटिहार उस गांव में आपने कुछ नहीं बोला सर, क्योंकि कटिहार उस गांव में शायद आपको लगा कि यहां कुछ बोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने कटिहार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी समाज को गलत दिशा में मोड़ा सर। मैं कभी समाज को गलत दिशा में नहीं मोड़ता हूं सर। आपको याद होगा कटिहार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि जो व्यक्ति मोहना ठाकुर को गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। हम समझ सकते हैं सर, गोली मारने वाला सर, आपने क्या कहा कि जो व्यक्ति उसको गोली मारेगा मोहना ठाकुर को उसको 2 लाख रुपया देंगे। गोली मारने वाला सर कोई संत तो नहीं ना होगा सर। जिस व्यक्ति से भी आप गोली मरवाते, आप क्या शिक्षा दे रहे थे कि लोग अपराधी बन जाएं? आपकी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है सर? आपको मारना था गोली, आप खुद क्यों नहीं मार रहे थे सर? क्या आपके बाजुओं में ताकत नहीं रही? क्या आपके बाजुओं में ताकत नहीं रही सर? फिर आप दूसरे को गोली मारने या ये प्रलोभन कि कोई गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे, ये कहां की बातें हैं सर? ये कहां तक सच है? ये कहां तक सही है? ये कहां तक संवैधानिक स्टेटमेंट हो सकता है सर? तो मतलब आप किसी को गोली मरवा रहे हैं वो संवैधानिक हो गया सर, और हम किसी को गाली दे दिए तो वो असंवैधानिक हो गया। आपके जजमेंट करने का पैरामीटर क्या है सर? किस पद्धति से आप जजमेंट करते हैं? समाज प्रतिदिन आप भी देख रहे हैं सर, और समाज प्रतिदिन हम भी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि आप फंड के पैसा से सर पहुंच जाते हैं वहां पे, और हमारा पहुंचते पहुंचते पैसा खत्म हो जाता है, कभी कभी चेक भी बाउंस हो जाता है। ये हमारे गरीबी का आलम है सर। लेकिन इच्छा तो आपसे ज्यादा होती है सर समाज को मजबूत करने की। आप पॉलिटिकली सोचते हैं सर, वोट लेने के लिए, और हमें इसे वोट फोट के पढ़ाई हमको नहीं आता सर। हम वोट उठ के पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हम ईमानदारी के साथ वहां पहुंचते हैं सर। आप जब जाते हैं तो आप सुरक्षा के घेरों में जाते हैं सर। सुरक्षा का घेरा आपके पास होता है। अकेले आप नहीं जाइएगा सर कहीं, चैलेंज कर रहा हूं सर। आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक डरपोक आदमी हैं सर। हमारे जैसा अकेले आप नहीं जा सकते सर, मैं बता रहा हूं आपको। 6 बार सर जानलेवा हमला झेला हुआ व्यक्ति का नाम है संतोष रुनु यादव। 6 बार जानलेवा हमला झेला है। उसके बावजूद जब भी समाज को जरूरत पड़ता है सर, वहां पहुंच जाता हूं अपनी जान को हथेली पे लेकर के। ना कोई मीडिया कवरेज बनती है, कुछ नहीं। कब कहां संतोष रुनु यादव को मार करके फेंक दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं। लेकिन आपके पास तो सर आपके
सरकारी सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम लोग हैं। आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप 20, 50, 1000 बॉडीगार्ड रख सकते हैं। हमारे पास तो गाड़ी में तेल कहां से आएगा, इसके लिए भी सोचना पड़ता है सर। लेकिन इसके बावजूद सर, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं सर, हमारा ऐसा मानना है कि आप भी उसी समाज में आते हैं सर। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हमारी लड़ाई उस वक्त भी उतनी ही मजबूत थी और मजबूती से लड़ी जा रही थी जिस वक्त आपको लॉकडाउन के दौरान जेल भेजा जा रहा था सर। जाकर के देख लीजिएगा मेरा फेसबुक पेज, कि आपके लिए संतोष रेणु यादव किस हद तक लड़ रहा था। जाकर के देख लीजिएगा सर। और साथ ही साथ सिर्फ संतोष रेणु यादव नहीं सर, ये तमाम लोग आपके लिए लड़ रहे थे सर। इसके बावजूद कि आप जब भी जेल से बाहर निकलते हैं सर, लालू प्रसाद यादव जी पे करारा प्रहार करने लगते हैं सर। तब आप तो कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी पे हम नहीं करते हैं, हम तेजस्वी जी पे करते हैं, ऐसा आपका कहना होगा। सर आपकी मानसिकता को हम समझते हैं सर। आपके लिए पुत्र के समान है, लेकिन कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है सर। और रही बात कि एक आपकी दुनिया है सर, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं सर, तो एक हमारी भी दुनिया है सर, हम भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक दो बार मदद के लिए आपके दरवाजे पे मैं गया भी हूं सर, लेकिन अपनी खुद की मदद के लिए नहीं, खुद की मदद के लिए नहीं सर, सामाजिक मदद के लिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया था सर। अगर किया है तो बताइए, अगर आपने किया है तो बताइए। आप कहते हैं कोई संतोष रेणु यादव, आप बोल रहे थे ना कि एक संतोष रेणु यादव है जो कोई ऐसा यादव सेना या यादवी सेना, यदुवंशी सेना कहने में सर तकलीफ हो रहा था क्या? यदुवंशी सेना कहने में तकलीफ हो रहा था आपको? सर यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं सर, और यह संगठन हमारे आदरणीय माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी की संगठन है सर। करनी सेना का बड़ा नाम आपको याद था सर, यदुवंशी सेना का नाम क्यों भूल रहे थे सर? आरएसएस का नाम तो याद होगा आपको। ये चलते याद होगा सर क्योंकि वहां से आपका फंडिंग आता है, वहां से आपका फंडिंग आता है सर। तो नाम आप क्यों नहीं लेंगे? नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं सर, लेकिन आप बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं कि हमारी खुद से कंपटीशन होती है सर, आपसे मेरी कोई कंपटीशन नहीं है। आप खूब आगे बढ़िए ना सर, खूब आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए। हमारी आपसे कोई कंपटीशन नहीं है सर, हमारी खुद से कंपटीशन होती है। कभी इच्छा हो ना सर हमारे बारे में विशेष जानने की, आपके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है सर, लेकिन हमारे बारे में अगर विशेष जानने की इच्छा हो तो कभी चले आइएगा हमारे कुटिया में। एक छोटा सा रेंट पे रहते हैं सर पटना में। आपके जैसा मेरा ना कोई अपार्टमेंट है ना कोई महल है, रेंट पे रहते हैं पटना में सर। चले आइएगा,
जितनी क्षमता होगी हमारी नमक रोटी, एक गिलास पानी ही देने की, जरूर देंगे सर। पिता के तरह जो सम्मान दिया जा सकता है वो सम्मान आपको भी देंगे। चले आइएगा कभी। लेकिन एक बात जो अगर आप सोच रहे होंगे कि शायद संतोष रेणु यादव को ऐसा बोल करके और एक आध दो केस दो चार को करवा करके और संतोष रेणु यादव को शांत कर देंगे, गलत सोच रहे हैं सर आप। गलत ट्रैक पे आप चले गए सर। दूसरा मिट्टी का बना हुआ है संतोष रेणु यादव। मार दीजिएगा, मरवा दीजिएगा, शांत तो नहीं कर सकते सर, शांत तो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने आप को आजाद कर रहा हूं सर, अपने आप को आजाद मानता हूं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ ना सर भारत, तो पूरी भारतीयों की आजादी नहीं थी सर। उस वक्त सिर्फ 14% को आजादी मिला था सर, सिर्फ 14% को। 86% लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक गुलामी में अपनी जिंदगी को जीते हैं सर। और मैंने अपनी जिंदगी को उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में लगा दिया सर। उस गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे सर। हाँ, बीच में अगर हमारी मौत हो गई तो कोई बात नहीं, वो काम कोई और आ जाएगा संतोष रेणु बन करके, कोई और उस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और इस मुहिम को हम अपने दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों से प्राप्त किए हैं और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। चौदह और 86 बहुत आप बोल रहे थे सर। तमाम चीजें हैं सर। आपको 14% पर जब हम बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है ना। मैं आपको बताऊं सर, आपको टाइम कहां है सर? आपको तो बिहार में सर खाली वोट लेना है ना। आपको वोट लेना है ना। मनराजपुर चंदौली निशा यादव, वो 14% वाले ही पुलिस पदाधिकारी थे सर। सब लोग, जो लोग पहले तो निशा यादव को गंदी तरीके से पीटा और उसके बाद जब मौत हो जाती है तो निशा यादव की डेड बॉडी को पंखे में लटका देता है और यह कहता है कि लड़की फांसी लगा करके मर गई। वो भी 14% वाले ही थे सर। शिवहर में दलित महादलित समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या एक ही दिन किया गया। नामजद अभियुक्त 14% में से हैं सर। कान खोल के सुनिएगा सर, सब आप लिस्ट कर लीजिए, टोटल आप लिस्टिंग कर लीजिए। अगर एक भी बात मेरी गलत होगी तो फिर आप कह दीजिएगा। औरंगाबाद सुजीत मेहता हत्याकांड, नामजद आरोपी 14% में से हैं सर। लिस्ट है सर, लिस्ट आप जारी कीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप एक आध को बता दीजिए। शिवहर सुबोध राय हत्याकांड में जो भी नामजद अभियुक्त हैं सर, वो भी 14% में से। मधुबन विश्वनाथ यादव, उनके हत्यारों की अगर मैं बात करूं तो उनके भी नामजद अभियुक्त
14% में से हैं सर। एक और मैं बात करूं, दुधा मठिया, मझौलिया, दुधा मठिया, दिनेश्वर यादव, उनके भी नामजद अभियुक्त जो हैं सर 14% ही हैं। 14% की आप वकालत कर रहे हैं ना सर, कीजिए ना, कीजिए वकालत, आइए ना, बैठिए ना सर, क्या दूर दूर से बात करते हैं, बैठिए। अगर मैं गलत हूं तो कान के ऊपर लगा दीजिए मेरा, मैं आपका पुत्र हूं सर, आप पिता तुल्य हैं, गार्जियन आप हैं, ये अधिकार आपको नहीं तो किसको होगा सर। 14% की बात करते हैं सर। देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी अपने पत्नी के साथ उड़ीसा के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। रोकने वाले कौन? 14%। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के, अगर बिहार की आप बात करते हैं, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी जाते हैं दल सिंह सराय में, दुर्गा मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है। धोने वाले कौन? 14%। जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी किस समाज से आते हैं सर? वो भी 14% से आते हैं सर। वकालत कीजिएगा 14% का। और मैं बताऊं सर, और मैं बताऊं, लॉकडाउन के दौरान सर एम्बुलेंस वाला मैटर आपका खूब चर्चा में आया था सर। एम्बुलेंस वाला मैटर, कि एम्बुलेंस से बालू ढोया जाता है, क्या क्या ढोया जाता है। आप जिनकी बात कर रहे थे ना सर उस समय, वो भी 14% में से थे सर। जुडिशियरी सेक्टर में सर 95% जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, वो भी 14% से आते हैं सर। वो भी 14% से आते हैं सर। बहुत लंबी लिस्ट है सर। मैं आपका पुत्री हूं सर, कोई दूसरा नहीं हूं, और आजीवन यही रिस्पेक्ट मैं दूंगा सर। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मुझे खतरा भी अगर सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर महसूस हो रहा है किसी से, तो वो आप ही से हो रहा है सर। क्योंकि शायद आप पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हमको देखने लगे सर। कभी एक अच्छे नजरिए से आप हमको देखिए, सामाजिक नजरिए से देखिए, तब शायद आपको एहसास होगा कि समाज के लिए आप जितना करते हैं ना सर, जितनी क्षमता रहते हुए आप जितना करते हैं सर, अगर दोनों की कैपेसिटी की बात कर लीजिए सर, क्षमता की, आर्थिक क्षमता की, तो फिर मेरा आपसे तो ऊंचा स्थान रहेगा सर, आपसे ऊंचा स्थान रहेगा। बहुत लंबी, बहुत लंबी, आइएगा सर फुर्सत में, बैठ करके बात करेंगे। आइएगा फुर्सत में, बैठ के बात करेंगे। बहुत तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ है आपसे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। छपरा मुबारकपुर वाले मामले में विजय कुमार यादव की बड़ा आप कुर्की जब्ती की बात कर रहे थे। कटिहार वाला जो जिस मोहना ठाकुर को आप बोल रहे थे कि कोई गोली मार देगा उसको 2 लाख रुपया देंगे, अगर मान लीजिए आपके बात में अगर ये कोई यादव का लड़का या कोई बैकवर्ड समाज, कोई ऐसी समाज या अल्पसंख्यक समाज का लड़का मार ही देता अगर मोहना ठाकुर को, तो फंस तो गया था वो सर, जो मारने वाला था वो तो फंस गया था। आप उसके घर का प्रवासी तो नहीं चला देते सर? ईमानदारी से आप कहिए, प्रवस्ती चला देते सर? नहीं ना। आपका तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, आपका राजनीतिक रोटी सेका जाता, जो बेचारा फंसता वो फंसता। उसका घर का कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं हुआ है,
इसके बारे में कभी बात आपने किया सर? नहीं किया सर, नहीं करेंगे। छपरा वाले मैटर में आप बोल रहे थे कि जो हुआ है उसकी बेटी को हम आजीवन गोद ले लिए हैं, पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 86% में कितना तकलीफ है सर? आप हमसे लिस्ट लेना चाहिएगा, कितने को पढ़ाइएगा सर? 14% को आप काहे पढ़ाने के लिए कहते हैं? 14% को आप काहे पढ़ाने के लिए कहते हैं सर? ये चलते कि उधर से वोट मिलेगा, यही चलते ना सर? एक को वोट ना देगा सर आपको, एक को वोट नहीं देगा, बड़ा खुल्लम खुल्लाम बोलते हैं सर। वो आपको यूज कर लेगा, एक को जो वोट नसीब करवा देवे सर, एक को आपको वोट नहीं देगा। सब जाता है जुमला पार्टी, जानते हैं ना? सब जाता है जुमला पार्टी सर। ये अगर सोचते हैं कि वोट मिल जाएगा, ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा। उसका कैंडिडेट रहेगा ना सर, अब भारी कैंडिडेट रहेगा तो वोट दे देगा, बाकी 86% को वोट देगा नहीं। ये हो ही नहीं सकता सर, ये हो ही नहीं सकता। ये सब फेरा मत पड़िए। और अगर मेरे ऊपर अगर एफआईआर करने की बात आप करते हैं तो एक बार अपने भी स्टेटमेंट को जरा फिर से एक बार रिमाइंड करके सर सुन लीजिएगा। यदि हमको गाली देने पर अगर आप एफआईआर करवाने की बात करते हैं तो आप तो सीधे गोली मरवाते हैं सर। कटिहार वाला स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। आपका सर अपना साम्राज्य है ना सर, तो संतोष रेणु यादव का भी अपना साम्राज्य है। आपका साम्राज्य आपके पैसों से बना हुआ है सर, और हमारा साम्राज्य हमारे मजबूत जिगरों से बना हुआ है सर, मजबूत इरादों से बना हुआ है। पुत्र तो आप ही का ना हूं सर, पिता तो लाप हैं, पुत्र जैसा हम हैं। तो बेटा बाप से कमजोर कैसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता। और निसंदेह मैं कहता हूं सर कि जब ठंडे पानी पी करके और जब आप सोचते होंगे संतोष रेणु के बारे में तो आपको गर्व तो जरूर होता होगा सर कि है कोई बेटा जो हिला के रख देता है। गर्व तो आपको होता होगा सर। ये कहिए कि राजनीतिक तौर पे आपको ये लग रहा है कि अरे संतोष रेणु यादव का इतना नाम कैसे हो रहा है, लोग कैसे प्यार कर रहे हैं। तो आप जाकर लोग को समझाइए ना सर, हर लोग को जाकर के समझाइए कि हाँ संतोष रेणु यादव को प्यार मत करो। आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए सर कि जिससे लोग आपको प्यार करें। तो आप सीधा लालू यादव जी पर हमला करने लगते हैं, आप सीधा तेजस्वी यादव जी पर हमला करने लगते हैं, आप सीधा 14% की जगह गोदी में बैठेला सोचते हैं, 86% को आप दरकिनार कर देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे हुई सर, इसका कभी खुलासा आप करना चाहेंगे? खुलासा करना चाहेंगे आप सर? धीरेंद्र शास्त्री बोलता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके ऊपर भी एगो एफआईआर कीजिए ना सर। जब हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी सर। सरदार भगत सिंह जी जिस समाज से, जिस धर्म से आते हैं, क्या उनके हृदय को तकलीफ नहीं होगी? मदर टेरेसा जिस समाज से, जिस धर्म से आती हैं, जिनको भारत रत्न मिला, क्या उनके समाज को तकलीफ नहीं होगा सर? और रही बात ये देश संविधान से न चलेगा सर कि कुछ पाखंडियों से, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं सर? उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए ना सर कि 14% में से है, उसके पास माल पताई है।
अब भाजपा वाला आपको भी हेप भी देता है, सच्चाई है ना सर। कड़वा लग रहा होगा सर, लेकिन ये सच्चाई है। तो सर आप ये सब सेटलमेंट करते रहिए सर, आप ये सब सेटलमेंट करते रहिए। हमको समाज को मजबूत करना है, आप अपनी राजनीतिक बातें करते रहिए। मैं निसंदेह बोल रहा हूं सर कि जिस दिन 86% हमारा जाग गया ना सर, उस दिन फिर मजा आ जाएगा सर, और हम जगा के रहेंगे सर।